प्रश्न नंबर एक था आपके पास, प्रश्न नंबर एक क्या था, तलपट किसके लिए उपयोग किया जाता है। पहला प्रश्न आया था तलपट किसके लिए प्रयोग करते हैं। इसका आंसर है यह खातों के शेष को रिकॉर्ड करता है, यह खातों के शेष को रिकॉर्ड करता है। पहला प्रश्न का आंसर है यह खातों के शेष को रिकॉर्ड करता है। प्रश्न नंबर दो था बकाया वेतन होता है। बेटा बकाया वेतन क्या होता है, बेटा बकाया वेतन क्या होता है, बकाया वेतन होता है एक तरह का व्यक्तिगत खाता। केवल वेतन आता तो नाम मात्र का खाता लिखते। चूंकि इसका आंसर क्या है बेटा, इसमें आपके पास क्या है, इसमें आया बकाया वेतन। क्या आया बेटा इसके अंदर, बकाया वेतन। जहां बकाया लग जाए वहां शब्द व्यक्तिगत हो जाता है। वेतन होता नाम मात्र का खाता है, चूंकि बकाया है तो ये व्यक्तिगत खाते के अंदर आएगा। प्रश्न नंबर तीन आउटस्टैंडिंग सैलरी, सॉरी प्रश्न नंबर तीन रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी। कल चीख चीख कर बेटा ये प्रश्न नंबर तीन मैंने आपको बताया था कि भैया पढ़ लेना, पेपर के अंदर आएगा। और आज की क्लास में पेपर के अंदर प्रश्न पड़ा हुआ है। प्रश्न क्या है कि आरबीआई की स्थापना कब हुई, 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई थी। 1955 में एसबीआई की स्थापना हुई थी। जो प्रश्न कल बताया आज आपके पेपर के अंदर रखा हुआ है। प्रश्न नंबर चार विनिमय विपत्र कौन लिखता है। हर एक बच्चा जानता है, कल बताया बेटा विनिमय विपत्र की तीन पार्टी होती है और जो इसमें लेखक होता है बेटा, इसमें आपका आंसर लेखक नहीं लिखोगे, इसमें आप क्या लिखोगे, लेनदार लिखोगे। वैसे करेक्ट लेखक भी है पर आपका आंसर करेक्ट लेखक नहीं होना चाहिए, आपका आंसर होना चाहिए लेनदार। जो क्रेडिटर है वो विनिमय विपत्र को लिखता है। ठीक है, कुछ बच्चे इसमें लेखक लिख कर आए होंगे, चाहे तो बेटा खैर एग्जामिनर को देखा जाए तो इसका आंसर देना चाहिए, लेकिन फिर भी इसका करेक्ट आंसर क्या है, लेनदार। इसका करेक्ट आंसर क्या है भाई, लेनदार। पांचवा प्रश्न इनमें से कौन सी मशीन लिफाफों के रैपर पर क्या छापती है, पता छापती है। पते को क्या बोलते हैं बेटा, एड्रेस। तो इसका नाम क्या हो गया, एड्रेसिंग मशीन हो गया। इसका नाम क्या हो गया बेटा, एड्रेसिंग मशीन हो गया। इसका नाम क्या हो गया मेरे बच्चे, एड्रेसिंग मशीन हो गया। प्रश्न नंबर 6 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बड़े पैमाने का व्यापार नहीं है। विभागीय भंडार बहुत बड़े होते हैं, बहु श्रृंखला भंडार बहुत बड़े होते हैं, सुपर बाजार बहुत बड़े होते हैं, प्रोविजनल स्टोर छोटी छोटी दुकानों को बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, प्रोविजनल स्टोर। इसका आंसर क्या होगा बेटा, प्रोविजनल स्टोर। प्रश्न नंबर 7 माल की आपूर्ति की दशा में बीजक निर्गमित करने की तिथि क्या होगी। बीजक कब बनाते हैं बेटा, वैसे इसका आंसर सी भी हो सकता है, लेकिन यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन है। इसका आंसर बेटा मैं यहां पर ए मानकर चलता हूं, जिस दिन माल को हटाएंगे उस दिन बीजक बना देते हैं बेटा। समाशोधन गृह भारत में प्रसारित किए जाते हैं। समाशोधन गृह का काम कौन करता है, कल मैंने आपको बताया था कि भैया ये प्रश्न पेपर के अंदर आएगा, और आज के पेपर में प्रश्न ये अंदर है, समाशोधन गृह का कार्य कौन करता है बेटा, देश का रिजर्व बैंक यानी कि केंद्रीय बैंक करता है, आरबीआई करता है। प्रश्न नंबर 9 भारतीय रिजर्व बैंक है। ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जो ये कह दे कि हां सर कल आपने ये प्रश्न नहीं कराया था, कल मैंने ये प्रश्न कराया था, आज पेपर के अंदर है। भारतीय रिजर्व बैंक है। भारतीय रिजर्व बैंक क्या होता है बेटा, देश का केंद्रीय बैंक होता है। भारतीय रिजर्व बैंक क्या होता है, देश का केंद्रीय बैंक होता है। आगे बढ़ते हैं। इंपीरियल बैंक को स्टेट बैंक में क्यों परिवर्तित कर दिया था बेटा, मैंने आपको कल बहुत तेजी के साथ बताया था कि जो इंपीरियल बैंक था वो अपनी शक्तियों का गलत प्रयोग कर रहा था। गांव में वो लोन नहीं दिया करता था, अपनी शाखाएं अमीर अमीर जगह पर खोला करता था। तो भैया इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ये सभी, और प्रश्न कल बताया था, आज आपके पेपर के अंदर नजर आपको आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 11 व्यापारिक बैंकों के कार्य हैं। भैया व्यापारिक बैंक के कार्य, एक बच्चा बोल दे कि सर ये प्रश्न आपने हमें नहीं कराया, ऐसा हो ही नहीं सकता। व्यापारिक बैंक क्या करते हैं बेटा, इनका काम ही व्यापार करना होता है। ये लोन देते हैं, ये जमाओं को स्वीकार करते हैं और एजेंसी के रूप में कार्य करते हैं। प्रश्न कल बताया था, आज आपके पेपर के अंदर ऐसा का ऐसे रखा हुआ है जैसा प्रश्न बेटा मैंने आपको कल बताया था। उसके बाद है इसके सॉल्यूशन पर और चलते हैं बेटा। प्रश्न नंबर 12 निम्नलिखित में कौन सा देसी बैंकर की श्रेणी में आता है। तो भैया ऐसा कोई बच्चा हो ही नहीं सकता जो कह दे कि सर आपने नहीं बताया था। कल मैंने कहा था महाजन देसी बैंकर बोल दो, देसी बैंकर को महाजन बोल दो। तो महाजन देसी बैंकर महाजन, ये लाइन आपको याद होगी। इस तरह का बेटा बिल्कुल सेम मैंने कल बोला था कि भैया महाजन ही देसी बैंकर है और देसी बैंकर ही महाजन है। और ये प्रश्न आपके पेपर के अंदर ए टू जेड सॉरी डिट्टो ऐसा का ऐसे रखा हुआ है कि नहीं है। अगर है तो जल्दी बेटा देखो बच्चे, लाइक 32 है, देख रहे हैं 62।
आगे बढ़ते हैं। बैंक क्या है, ये प्रश्न की मैं फिर से बात करूं तो कल की क्लास में ये प्रश्न मैंने बताया था कि नहीं बताया था? बिल्कुल सेम ये प्रश्न हमारे कल एमसीक्यू वाली क्लास हमने कल करी थी। कल रात की जो एमसीक्यू की क्लास करी बेटा, साल लगता है कि सारे एमसीक्यू वही के वही आ गए। अब ये मत कहना बोर्ड में जाकर कि मोहित सर ने पेपर लीक करा दिया था, लेकिन सारे एमसीक्यू वही हैं जो बेटा मैंने कल शाम आपको बताए थे। बैंक क्या होता है? बैंक कोई व्यक्ति नहीं होती, बैंक कोई नीति नहीं होती। इसका आंसर है बैंक एक संस्था होती है। बैंक एक संस्था होती है। कल रात कराया था, आज सुबह 11 बजे आपके पेपर के अंदर यह प्रश्न आ गया। बैंक क्या होती है? एक संस्था होती है। बैंक क्या होती है बेटा? एक संस्था होती है। बहुत बढ़िया, व्हाट इज बैंक हो गया बेटा। बैंक क्या होती है? एक संस्था होती है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उपयोगिता सामान्यतः संबंधित है। उपयोगिता सामान्यतः संबंधित होती है। उपयोगिता किससे संबंधित होती है बेटा? अगर यहां पर थोड़ी सी दिक्कत है, उपयोगिता किससे संबंधित है बेटा? एक तरह से हमारी आवश्यकता से संबंधित होती है। हमारी जितनी ज्यादा आवश्यकता होगी उतनी ही बेटा क्या होगी? उस चीज की उपयोगिता होगी। आवश्यकता नहीं है तो उसकी उपयोगिता भी नहीं है। तो जितनी आवश्यकता है उतनी उपयोगिता। खुद सोचो बेटा, अगर आपको पानी पीने की कोई आवश्यकता, मान लो बेटा मुझे बिल्कुल प्यास नहीं लगी है, तो क्या पानी मेरे लिए उपयोगी है? बिल्कुल भी नहीं। अब सब बच्चे ने लिख दिया होगा उपयोगिता संबंधित होती है उपयोगिता से। बिल्कुल गलत। उपयोगिता संबंधित होती है संतुष्टि से। बेटा संतुष्टि को ही उपयोगिता बोलते हैं, है ना। उपयोगिता किससे संबंधित है? आपकी आवश्यकता से। जितनी ज्यादा आवश्यकता है उतनी ही चीजें बेटा क्या होती हैं? उपयोगी होती हैं। मैंने बोला ना मुझे बहुत तेज प्यास लगी है तो पानी उपयोगी है, और बहुत तेज प्यास नहीं लगी तो पानी उपयोगी नहीं है। तो याद रखना बेटा, इसका आंसर था बी, आवश्यकता से। उपयोगिता संबंधित होती है आवश्यकता से। 14 प्रश्न मैं करा चुका। अब खुद बताओ मन में कितने प्रश्न आपके अब तक नंबर आ गए हैं? जरा जल्दी कमेंट करके बताओ 14 में से कितने नंबर बेटा आपके बैठ रहे हैं। 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम किस पर आधारित है? मांग के नियम पर, इसमें थोड़ा सा बेटा मैं यहां पर कंफ्यूजन है, थोड़ा सा छोड़कर चलता हूं बेटा मैं इस वाले प्रश्न को। मांग का नियम सॉरी बेटा किस पर आधारित है? या तो बेटा इसका आंसर आएगा लॉ ऑफ रिटर्न या मांग के नियम पर, है ना। थोड़ा सा बेटा मैं इससे कंफ्यूज हूं, इसमें खुद से छोड़कर चलते हैं बेटा। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा गलत आपको आंसर करा दूं। चलो, हमें अपनी बचत को बैंक में रखना चाहिए। हम अपनी बचत को बैंक में रखें। भैया क्यों रखें हम अपनी बचत को बैंक में? क्योंकि यह सुरक्षित है। बिल्कुल सही। इस पर ब्याज मिलता है। अरे हाँ मिलता है। यह किसी भी समय निकाली जा सकती है। हाँ भाई ऐसा भी हो सकता है। तो सीधी सी बात है, इसके आंसर क्या होगा? ये सभी। और इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। आप पेपर के अंदर अपना 1 नंबर जोड़ लो। ये ऐसा प्रश्न आया था कि हर बच्चा कर सकता था। इसका आंसर क्या होगा बेटा? ये सभी। बैंक ब्याज का भुगतान करता है। तो हर एक बच्चा चिल्ला चिल्ला कर बोलेगा भाई ब्याज किस पर देगा? जो हम लोन लेंगे कि जो हम पैसे जमा करेंगे? तो हर बच्चा बता सकता है इसका सॉल्यूशन क्या है। बैंक किस पर ब्याज देगा? हमारी जमाओं पर ब्याज देगा। बैंक किस पर ब्याज देगा? हमारी जमाओं पर ब्याज देगा। ऋणों पर नहीं देगा। ऋणों पर तो ब्याज लेगा मेरे बच्चे। कुछ बच्चों ने आंसर लगा दिया ए प्लस बी दोनों। बिल्कुल गलत है। बैंक ब्याज देता है जमाओं पर, ना कि ऋणों के ऊपर। नेक्स्ट है, सिक्के कौन निर्गमित करता है? भैया चिल्ला चिल्ला कर मैंने बताया था, 1 रुपए का नोट भारत सरकार निर्गमित करती है और सारे सिक्के भारत सरकार निर्गमित करती है। आरबीआई सिर्फ क्या निर्गमित करती है बेटा? सारे के सारे नोट। आपने गलत देखो, नाबार्ड तो करता ही नहीं। नाबार्ड का तो मतलब ही नहीं बेटा। नाबार्ड का काम होता है कृषि के लिए लोन देना। भारतीय स्टेट बैंक, इसका तो मतलब ही नहीं बेटा। ये एसबीआई कहा है ना नोट और सिक्के करने लगा। सार्वजनिक उपक्रम द्वारा, नहीं बेटा। पब्लिक सेक्टर क्यों सिक्के बनाएगा? आप अपने सिक्के छापोगे क्या भाई? नहीं ना। कौन छापेगा? भारत सरकार। जो 1 रुपए का नोट होती है और जो सारे सिक्के होते हैं वो भारत सरकार द्वारा छापे जाते हैं। कल मैंने ये प्रश्न आपको कराया था कि 1 रुपए का नोट और सिक्के भारत सरकार, ये बोल सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा निर्गमित किए जाते हैं, इशू किए जाते हैं, है ना। और आज ये प्रश्न आपके पेपर के अंदर है, तो मुझे उम्मीद है कि सब बच्चे इसका आंसर करेक्ट लिख कर आए होंगे। भारत सरकार द्वारा, क्योंकि वर्ड यहां पर नोट नहीं है। नोट आरबीआई करता है, जबकि सिक्के भारत सरकार यानी कि आपके मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा निर्गमित यानी कि इशू किए जाते हैं। तो ये भी आपके पास बिल्कुल करेक्ट आंसर रहा। उसके बाद है
अंतिम खाता एक है। अंतिम खाता क्या होता है? अंतिम खाता एक खाता बही है, लेजर है, या अकाउंट है, या विवरण है, या लेखा और विवरण दोनों है। अगर बात करें बेटा तो अंतिम खातों में बेटा दो चीजें होती हैं, एक बैलेंस शीट होती है। भाई बैलेंस शीट तो कोई खाता नहीं है ना, बैलेंस शीट तो एक विवरण होती है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट खाता होता है। तो अंतिम खातों में कुछ लेखे भी होते हैं और कुछ विवरण भी होते हैं। तो ये लेखा और विवरण दोनों है। अंतिम खातों में कुछ लेखे हैं और कुछ विवरण है। बैलेंस शीट मैंने बताया था, बैलेंस शीट आर्थिक चिट्ठा विवरण होती है। लाभ हानि खाता खाता होता है। तो ये खाता भी हो गया, इसमें एक विवरण भी हो गया। तो इसमें खाते भी है, विवरण भी है, इसका मतलब इसका आंसर क्या हो? खाता और विवरण हो गया। कल इस प्रश्न के बारे में मैंने आपसे चर्चा की थी और कहा था भैया पढ़ लेना, पेपर के अंदर आएगा। और कल मैंने जोर जोर से बताया था कि प्रतिज्ञा पत्र में कितनी पार्टी होती हैं, प्रतिज्ञा पत्र में कितनी पार्टी होती हैं। तो हर एक बच्चे इसका आंसर लिख कर आ गया होगा। प्रतिज्ञा पत्र में कितनी पार्टी होती हैं? प्रोमिसरी नोट में कितनी पार्टी होती है बेटा? 3 पार्टी होती हैं। कितनी पार्टीज होती हैं बेटा? 3 पार्टी होती हैं। कल बताया था कि नहीं बताया था? हाँ जी सर बताया था, 3 पार्टी होती हैं। तो इस तरह से आपके सारे बहुविकल्पीय प्रश्न मैंने करा दिए, इनका आंसर बेटा मैंने आपको करा दिया है। तो अब आपके 20 में से कितने नंबर बैठे ये जल्दी बताओ बेटा। 20 में से कितने नंबर आपके बैठ गए हैं? पेपर है आपका टोटली कितने नंबर का पेपर आया बेटा? ये पेपर है आपका टोटल 70 नंबर का, और 70 नंबर में से आपको पास होने के लिए कितने नंबर की आवश्यकता जरा बताओ बेटा। अच्छा बस 3 ही नंबर बैठे, 2 नंबर, 20 में से 2 नंबर। अच्छा 2 नंबर बैठे हैं, या इसका आंसर बता रहे हो बेटा? 2, बस 2 ही नंबर बैठ रहे हैं बेटा आपके, 2 होती है। अच्छा पार्टी 3, अच्छा अच्छा सॉरी बेटा, सॉरी सॉरी बेटा, पार्टी 2 होती है। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ ये गड़बड़ हो गई बेटा मुझसे बोलने में, ठीक है, ये बोलने में गड़बड़ हो गई बेटा मुझसे, ठीक है। तो कहां थे हम आगे बढ़कर? ठीक है बच्चों, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। नंबर कितने बैठे आपके? पार्टी छोड़ो बेटा, वो मुंह से निकल जाता है कभी कभी। नंबर कितने हैं बेटा? नंबर कितने आए भाई आपके? नंबर कितने आए हैं? 00, 16 सही है भाई आपके। चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। आगे बढ़े, आगे बढ़े कि ना बढ़े? सर जी बढ़ जाओ। अब आते हैं 8 नंबर के प्रश्न पर। सबसे पहले आते हैं बेटा 8 नंबर के प्रश्न पर। 8 नंबर में प्रश्न बेटा मैंने कल, अगर आपको आखिरी मेरी क्लास याद होगी रात को 8 बजे वाली, 8 नंबर का प्रश्न है रात को 8 बजे। फिर से 8 नंबर का प्रश्न जो आपके आज पेपर में है रात को 8 बजे, 8 बार चिल्लाकर बोला था इस प्रश्न को पढ़ लेना, ये पेपर के अंदर आएगा। सीमांत उपयोगिता का हास नियम की व्याख्या करें और इसे समझाएं। ऐसा बच्चा जो ये कह सके कि सर आपने ये प्रश्न नहीं कराया था, हो ही नहीं सकता। कल मैंने चिल्ला चिल्लाकर बोला था भैया, रात को 8 बजे बोला था 8 नंबर में प्रश्न आएगा कि हास्यमान सीमांत उपयोगिता का नियम की व्याख्या करें। वो आपको अच्छी तरह से याद होगा बेटा, मैंने आपको इसमें टेबल बनाकर दिखाई थी, मैंने आपको इसमें कर्व बनाकर दिखाया था, और ये डिट्टो प्रश्न आपके पेपर के अंदर ऐसा कैसे रखा हुआ है। उसके अलावा मैंने जिस दिन कल जो सुबह वाली क्लास थी, लो और में दोनों प्रश्न आ गए कि देसी बैंकर के गुण और दोष दोनों बता देना। अगर किसी को सीमांत उपयोगिता नहीं आता तो देसी बैंकर के गुण और दोष मैंने बताया था। गुण क्या क्या है कि घर बैठो जाकर चाय पियो, चाय पीते पीते आपको लोन मिल जाएगा। और दोष क्या है भैया, ब्याज की दर बड़ी ऊंची होती है। गुण क्या है, बिना कागजी कार्यवाही के लोन मिल जाएगा। लेकिन दोष क्या है, लेकिन दोष क्या है बेटा इनका, इन पर कोई कानून लागू नहीं होता। तो भैया ये प्रश्न जो पेपर के अंदर आना था 12वां मैंने आपको बता दिया। अब बारी रही बेटा बीजक की, तो बीजक का सॉल्यूशन भी बेटा मैं आपको कराऊंगा। अब उससे पहले आते हैं बेटा अंतिम खातों के सॉल्यूशन पर। तो इस पेपर का अंतिम खाते, जो बच्चे अंतिम खाते वाला क्वेश्चन करके आए हैं, जो बच्चे अंतिम खातों का क्वेश्चन पे करके आए हैं, मैं उन्हें बेटा इसका सॉल्यूशन दिखा देता हूं। अंतिम खातों का सॉल्यूशन, अंतिम खाते जिन बच्चों ने किए हैं और जिन्हें पता है वो एक बार चेक कर लें। अंतिम खातों का सॉल्यूशन मैंने इसका सॉल्यूशन कर दिया है, आपके पेपर आते के साथ ही बेटा यहां सॉल्यूशन हो चुका है। जल्दी से आप देख लें। ट्रेडिंग अकाउंट में जो ग्रॉस प्रॉफिट है उसका आंसर आया होगा आपका 34,950 रुपए। जिसका आया वो ठीक है, और नहीं भी आया तो भी नंबर मिल जाएंगे बेटा। आप ओपनिंग स्टॉक ये सब चीजें लिख दोगे तो भी आपको नंबर मिल जाएगा। थोड़ा बहुत चीज आपने लिख दी होंगी तो भी आपको नंबर इसके ऊपर मिल गए होंगे। तो ट्रेडिंग अकाउंट का आंसर आपको पता लग गया। उसके बाद प्रॉफिट और लॉस अकाउंट का आंसर क्या आप फोटो क्लिक कर सकते हो और अपने आंसर से मैच करा सकते हो। ऐसे बहुत कम बच्चे होंगे जिन्होंने ये क्वेश्चन किया होगा, लेकिन जिन्होंने किया है वो उसका सॉल्यूशन देख ले। ये उसका सॉल्यूशन है, अंतिम खातों का सॉल्यूशन, अंतिम खातों का सॉल्यूशन।
उसके बाद बैलेंस शीट का टोटल बेटा आप एक बार मैच करा लो, कितने बच्चे हैं जिनकी बैलेंस शीट का टोटल 66,920 रुपए आया। यह है अंतिम खातों का सॉल्यूशन जो आपके एग्जाम के अंदर पूछे गया था, अंतिम खातों का सॉल्यूशन। ठीक है बेटा, बैलेंस शीट में अंतिम खातों का सॉल्यूशन मैंने आपको करा दिया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का सॉल्यूशन बेटा मैंने आपको करा दिया, ट्रेडिंग अकाउंट का सॉल्यूशन मैंने करा दिया। ऐसे कोई बच्चा है जिन्होंने इसका सॉल्यूशन किया है? जल्दी से एक बार आप चेक कर लो, आप इसका फोटो क्लिक कर लो जिन्होंने घर से किया था, बाकी मैं थ्योरी ही करा रहा हूं बेटा आपको। ये रही बैलेंस शीट। अब बीजक की चर्चा भी करेंगे, बीजक से पहले जो थ्योरी के बाकी क्वेश्चन हैं उन पर आते हैं वापस लौटकर। हाँ, खंड ब, संभाव्य दायित्व से आपका क्या तात्पर्य बेटा? ऐसे दायित्व जिनका भुगतान करना पड़ सकता है और हो सकता है भुगतान करना पड़े, हो सकता है भुगतान ना करना पड़े, उन्हें बोलते हैं संभाव्य दायित्व। जैसे हम पर किसी ने केस कर दिया तो हो सकता है मुझे इसका भुगतान करना पड़े और हो सकता है हमें इसका भुगतान ना करना पड़े। तो जो कोर्ट केस होते हैं वो संभाव्य दायित्व कहलाते हैं बेटा। विनिमय विपत्र कितने प्रकार से स्वीकृत किया जाता है? ठीक है बेटा, ये दो प्रकार से स्वीकृत किया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सामान्य बैंक के कार्य कितने किए जाते हैं? इसकी क्लास बेटा आप सॉल्यूशन में देख सकते हो। भारतीय रिजर्व बैंक के सामान्य कार्य बेटा मैंने आपको कराए हैं, आप चाहो तो कल वाली क्लास में देख लोगे, क्योंकि अब थ्योरी के बड़े बड़े प्रश्न मैं आपको यहां बता नहीं पाऊंगा। एकल व्यवसाय की विशेषताएं बताओ। जो एकल व्यवसाय क्या होता है बेटा? जब एक अकेला व्यक्ति किसी बिजनेस को करता है उसे एकल व्यवसाय बोलते हैं। इसकी विशेषता ये होती है कि सारा का सारा लाभ उसी का होता है, सारे डिसीजन वो खुद लेता है। ये हुआ एकल व्यवसाय के विशेषताएं। उस मशीन के बारे में समझाएं जिसके द्वारा कर्मचारी के आने जाने का रिकॉर्ड रखा जाता है। उसके बाद है विभिन्न प्रकार की हुंडी। मैंने बताया बेटा एक होती है मुद्दती हुंडी, याद है बेटा? हुंडी वाले क्लास में, खैर मैंने इंपॉर्टेंट कल बताना भूल गया था इसका, मैं कह सकता हूं हुंडी नहीं बताई थी बेटा मैंने, लेकिन हाँ हुंडी वाली क्लास आपके पास होगी तो वहां मैंने आपको समझाया था बेटा दो प्रकार की हुंडियां होती हैं, दो प्रकार की हुंडियां होती हैं। थोक व्यापारी और एकल व्यापारी में अंतर। थोक व्यापारी और एकल व्यापारी में आपको क्या बताना है बेटा? अंतर बताना है। थोक व्यापारी और एकल व्यापारी से प्रश्न गलत बना है, इसमें थोक व्यापारी और फुटकर व्यापारी आना चाहिए था, बट ये प्रश्न गलत है, लेकिन फिर भी खैर इन्होंने दे दिया। तो आप चाहो तो इसमें जो भी कुछ होगा वो लिख कर आओगे, बट ये प्रश्न मेरे हिसाब से इनकरेक्ट है। एकल व्यापारी और थोक व्यापारी में अंतर नहीं होते। एकल व्यापारी भी खुद ब खुद थोक व्यापारी हो सकता है। एकल का मतलब जो अकेला व्यक्ति बिजनेस कर रहा है, अब वो खुद चाहे तो थोक का काम भी कर सकता है। तो यहां पर अंतर आना चाहिए था एकल व्यापारी में। और अगर बात करें बेटा तो आपके सिलेबस के अंदर ही एकल व्यापारी नाम का सिलेबस के अंदर आपका है भी नहीं चैप्टर। आपका में जो चैप्टर है वो चैप्टर आपके पास क्या? फुटकर व्यापारी होना चाहिए था, यहाँ पर फुटकर व्यापारी, बट पेपर बनाने वाले ने गलती से उसे फुटकर व्यापारी को एकल व्यापारी लिख दिया बेटा, लेकिन फिलहाल यही लिखा तो आपको यही आंसर लिख कर आना होगा। अब देखते हैं बोर्ड इस पर कितने नंबर देता है। व्यापारिक बैंकों की कठिनाइयां, मैंने कहा था भैया सारे के सारे बैंक हैं, उनकी विशेषता और उनकी कठिनाई जरूर पढ़ लेना। कठिनाई हमेशा आती है। कल बेटा मैंने आपको लास्ट में भेजा था कि एक्सपेंडिचर और सेविंग्स के बारे में पढ़ लेना, बचत और खर्च के बारे में पढ़ लेना। तो ये प्रश्न आपके पास रहे 9। 10वां प्रश्न आपके पास बेटा क्या आया था? ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन था, इसका बेटा मैंने आपको सॉल्यूशन करा दिया है। और अगर ये नहीं कर पाते तो अथवा करके आपको क्वेश्चन कर देना था कि अंतिम खाते क्या होते हैं जो वर्ष के अंत में बनाए जाते हैं। क्यों बनाए जाते हैं बेटा? ताकि हम अपनी लाभ हानि का पता लगा सकें। और इसमें कितने खाते शामिल होते हैं बेटा? इसके अंदर 3 चीजें इसमें शामिल की जाती हैं। अंतिम खातों में 3 चीजें शामिल की जाती हैं, एक व्यापारिक खाता, एक लाभ हानि खाता और एक आर्थिक चिट्ठा। आर्थिक चिट्ठे को क्यों शामिल करते हैं? क्योंकि आर्थिक चिट्ठे से किसी भी व्यवसाय की आर्थिक स्थिति का पता लगता है कि व्यवसाय के पास कितनी संपत्तियां हैं और व्यवसाय के कितने दायित्व हैं। उसके बाद इसके अंदर क्या बचा है? उसके बेटा इसके अंदर बचा है इसका क्या बनाना? इस प्रश्न के अंदर बचा है बेटा बीजक बनाना। अब देखते हैं कितने बच्चे इसका बीजक करेक्ट बनाकर आए हैं। क्योंकि बेटा मुझे पूरा समय नहीं मिला है बीजक बनाने के लिए, तो फिर भी मैं चलो कोशिश करता हूं इसका बीजक बनाने की। लेकिन यह प्रश्न थोड़ा सा भारी है बेटा, प्रश्न बीजक का भारी आया था। जिन्होंने बीजक का प्रश्न किया है वो एक बार इसका सॉल्यूशन देख लें। मैं इसका कंप्लीट सॉल्यूशन आपको यहां पर कराने की कोशिश कर रहा हूं। बीजक सबसे पहले आपने लिखा होगा, मैं बेटा बीजक वाला प्रश्न जरा एक बार खोल लेता हूं। जिन्होंने बीजक बनाया है बीजक का सॉल्यूशन देख लें बेटा। बीजक आपके पास अगर क्वेश्चन पेपर है तो एक बार क्वेश्चन पेपर जरूर देख लें। यहां पर आपने अशोक लिख देना, चाहे हिंदी में लिख देना, मोबाइल और फैक्स हिंदी में लिख देना, डेट हिंदी में लिख देना, बीजक संख्या छोड़ देना, आदेश संख्या ऐसी लिख देना, और किससे श्री कनौजिया ब्रदर्स को, और ऊपर ये शर्त क्वेश्चन के अंदर कुछ है नहीं, शर्त क्या होती है वो क्वेश्चन के अंदर देनी रखी है।
अब इसके सॉल्यूशन पर चलते हैं बेटा बीजक के। बेटा इसमें दिक्कत क्या है थोड़ा समझ लो, जिनके पास क्वेश्चन पेपर जल्दी से क्वेश्चन पेपर निकाल लो बेटा अपना। लिख रखा 10 पेटी गंगा साबुन मंगाया है, प्रत्येक पेटी में 120 साबुन की टिकियां हैं। तो आपको यहां पर पेटी लिखने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन मैंने फिर भी लिखा है, मात्रा में लिख दोगे 10 पेटी, और हमने क्या मंगवाया है, गंगा साबुन। और याद रखना बेटा एक पेटी में कितनी टिकियां हैं, 120 टिकिया। मैं थोड़ा सा यहां पर रफ में लिख देता हूं, 10 पेटी मंगवाई है और एक पेटी में कितनी टिकियां हैं, 120 टिकियां हैं। तो कुल मिलाकर कितनी होगी टोटल, 120 को 10 से गुणा करो यानी कि 1200 टिकिया हो गई। 1200 टिकिया मंगवाई है बेटा हमने, है ना, 10 पेटी मंगवाई है, हर पेटी में 120 टिक्की है बेटा, यानी 120 साबुन है। तो टोटल कितने साबुन मंगवाए, 120 साबुन मंगवाए। लेकिन यहां पर जो दर दे रखी है वो दर्जन के हिसाब से दे रखी है। जब दर्जन के हिसाब से दी जाती है ना बेटा, तो क्वांटिटी को पहले 12 से भाग दे देते हैं। तो यानी कि कितनी होगी ये, 100 दर्जन आपने मंगवाई है, 100 दर्जन। तो 70 की, अरे गड़बड़ कर दिया बेटा, हमने 10 पेटी मंगवाई हैं और जी प्रत्येक पेटी में 120 टिकियां हैं, तो ये 1200 हो गई। 1200 को भाग दोगे बेटा किससे, 12 से, तो होगी कितनी बेटा, 100 दर्जन हो गई। 100 दर्जन मंगवाई 70 रुपए के हिसाब से, 100 दर्जन 70 के हिसाब से, तो 70 के हिसाब से 100 दर्जन, तो कितने हो गए बेटा, सॉरी 7000 रुपए। कितने हो गए बेटा, ये 7000 रुपए। थोड़ी सी दिक्कत आपके इस पेपर के अंदर आएगी, वो आएगी बेटा बीजक बनाने में। 10 पेटी मंगवाई हैं, हर पेटी में 120 है, तो पहले 10 की 120 से गुणा कर लेना, फिर उसे भाग करोगे बेटा किससे, 12 से, तो दर्जन निकल जाएंगे। अब आप इसकी गुणा करोगे बेटा 70 से, तो 7000 रुपए की धनराशि आ गई। 7 पेटी आपने मंगाई बेटा पैराशूट नारियल की, यहां भी दिक्कत है, 7 पेटी लिखने की जरूरत है, बस यहां पर मात्रा में 7 लिख देना। और एक पेटी में, क्वेश्चन पढ़ो बेटा, एक पेटी में क्या बोल रखा है, 252 शीशी है। 7 पेटी मंगवाई हैं, एक पेटी में 252 शीशी है, 252 से गुणा कर देना, तो टोटल शीशी आ जाएंगी। लेकिन दर बेटा यहां भी कैसे दे रखी, दर्जन में। जब दर्जन में दर होती है तो पहले से 12 से भाग देते हैं, इसे 12 से भाग दोगे, फिर इसकी आप गुणा करोगे बेटा इसकी दर से 35 से, सॉरी 80 रुपए से, तो आपके पास बेटा टोटल 147 दर्जन के आसपास आ जाएगा। तो फिर आप उसकी 80 से गुणा कर दोगे। नेक्स्ट दे रखा है 12 टीन आपने मंगवाया बेटा क्या, डालडा की, फिर 32 टीन डालडा की मंगवाई है, और बता रखा है हर टीन में 5 किलो डालडा है। तो 32 टीन मंगवाई हैं, हर टीन में 5 किलो डालडा, तो टोटल किलो आ जाएंगे बेटा ये 5 दूनी 10 और 5 तिया 15 और 1 16, 160 किलो हो गया। और दर क्या दे रखी है बेटा इसकी, 160 की दर क्या दे रखी है, 35 रुपए। तो आप इसकी 35 से गुणा कर दोगे, 5600 आ जाएगा। 12 पेटी लाइफ बॉय साबुन की मंगवाई है, 12 पेटी बेटा किसकी मंगाई आपके पास, ये लाइफ बॉय साबुन की। एक बार फिर से देख लो, जिन्होंने क्वेश्चन करा है थोड़ा सा भारी इसका सॉल्यूशन है, बाकी मैं इसका अच्छे से सॉल्यूशन करके आपके पास भेज दूंगा, ग्रुप पर भेज दूंगा बेटा। जो इसका सॉल्यूशन होगा वो मैं ग्रुप के ऊपर भेज दूंगा। यहां पर थोड़ा सा समझ लो, थोड़ा फास्ट फास्ट मुझे कराना है, खत्म भी करनी बेटा क्लास, मुझे अगली क्लास को पढ़ानी है, थोड़ा 11 12 के एग्जाम भी आ रहे हैं। तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को करना था। 10 पेटी साबुन की मंगवाई हैं और हर इसमें बेटा यहां दर्जन में जब दिया होता है तो पहले क्वांटिटी को 12 से भाग देकर तब गुणा करते हैं, क्वांटिटी को 12 से भाग देकर तब गुणा करते हैं। और मेरे हिसाब से बहुत सारे बच्चे हैं जिनका आंसर ये गलत गया होगा इस तरह से। उसके बाद आप क्या करोगे बेटा, व्यापारिक छूट को माइनस कर दोगे। व्यापारिक छूट बेटा कितनी रखी, 7.5%। तो जो टोटल आएगा उसका 7.5% निकालकर माइनस करना है और फिर व्यय जोड़ने हैं, ठीक है बेटा। तो इस प्रश्न का मैंने स्टार्टिंग आपको बताई दी है। तो 90% बच्चों का खैर ये क्वेश्चन गलत ही होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि आप दर्जन में कंफ्यूज हो रहे थे पहले भी, जब मैंने आपको कराया था आपने प्रैक्टिस की नहीं थी दर्जन वाले क्वेश्चंस की। खैर अब इसमें आप कर भी कह सकते हो, लेकिन 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 मैंने आपको कल फिर से वापस आते हैं 8 नंबर के पेपर पर। मैंने आपको बोला था, मैंने आपको क्या बोला था, मैंने आपको एक चीज बोली थी कि अगर आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने में दिक्कत है तो उसे छूना मत, उसकी वजह थ्योरी का क्वेश्चन कर आना। और मैंने कल चिल्लाकर बोला था चेक का रेखांकन समझ लेना और ये कितने प्रकार का होता है, ये प्रश्न सबको करके आना चाहिए था। चेक का रेखांकन और उसके प्रकार। मैंने कहा था अगर आपको नहीं आते न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने तो भूल जाओ, उसकी थ्योरी कर दो। और थ्योरी में क्या आ गया, चेक का रेखांकन। 8 नंबर का ये प्रश्न है, जैसा मैंने बोला था वैसा ही पेपर में रखा हुआ है। कल की क्लास अगर आपने ले ली होती या ली भी जिन्होंने होगी उन्हें पता होगा कि मैंने बताया था कि चेक का रेखांकन क्या होता है।
चेक के कोने पर दो लाइनें खींच दी जाती हैं। दो प्रकार का ये होता है, साधारण रेखांकन और विशेष रेखांकन। तो भैया ये प्रश्न मैंने आपको कल कराया था। अगर आप ऊपर वाले में कंफ्यूज थे तो मेरे हिसाब से 90% बच्चे ये प्रश्न कर आए होंगे, क्योंकि मैंने कहा था अगर आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं आते आप थ्योरी कर आना, और थ्योरी में आपको नंबर पूरे में से पूरे मिलेंगे और आपको मिले भी होंगे। तो इस प्रकार से ये रहा बेटा आपका सॉल्यूशन इस पेपर का। बाकी ऑल द बेस्ट सभी के लिए, अच्छे से रहना, खुश रहना बेटा। नहीं गलत है तो कुछ तो नंबर मिलेंगे बेटा, ऐसी बात नहीं है, नंबर मिलते हैं, कुछ नंबर मिलते हैं। चेक का रेखांकन ही बेटा आपको प्रश्न करके आना चाहिए था, है ना। चेक का रेखांकन करोगे वो ज्यादा बेटर था, ना कि आपको बीजक बनाना। बीजक बनाने में दिक्कत होती है, चेक का रेखांकन करना ज्यादा बेटर है। तो मेरे हिसाब से जो हमारे पढ़े हुए बच्चे हैं जो हमसे क्लास ले रहे थे, वो 90% बच्चे चेक का रेखांकन ही कर आए होंगे। बेटा बीजक किया ना था, और बीजक में दिक्कत कर जाओगे आप। मैं बोला था कि जहां न्यूमेरिकल क्वेश्चन वो नहीं करने चाहिए। बीजक में आपके पास बेटा यहां पर क्वेश्चन आए थे भाग देने वाले, गुणा करने वाले, तो वहां हो सकता है दिक्कत हो जाए। ठीक है, बाकी मैं बीजेक का पूरा सॉल्यूशन बनाकर भेज दूंगा बेटा आरती बेटा, ठीक है। बीजेक का पूरा सॉल्यूशन भेज दिया जाएगा आपके पास, चिंता मत करो, ग्रुप पर मैं भेज दूंगा जो इसका सॉल्यूशन होगा। ठीक है, क्योंकि उसका प्रतिशत निकाला जाएगा, तो इन सबको टोटल करने के बाद जो टोटल आपके पास ये आएगा सबका टोटल कर लोगे, और इस टोटल का बेटा 7 पॉइंट जो टोटल आएगा उसकी गुणा करोगे 7.5 और डिवाइड करोगे 100 से, तो इससे प्रतिशत निकल कर आ जाएगा बेटा। चलिएगा, तो इस तरह से आपके इस प्रश्न का सॉल्यूशन हो गया। बाकी आप अच्छे से रहना, खुश रहना बेटा।